ये कहानी ऐसी दुनिया की है जो भरी है लुटेरों से। नक्शा सिर्फ मेरा है। कहानी की शुरुआत होती है 22 साल पहले, जहां लुटेरों के बादशाह गोल्ड रोजर को पूरे शहर के सामने मौत की सजा दी जा रही है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है गोल्ड रोजर की मौत देखने के बाद फिर कोई लुटेरा नहीं बनेगा। लेकिन मरने से पहले गोल्ड रोजर सबको अपने खजाने वन पीस के बारे में बता देता है, जो समुद्र में ही छिपा है। इतना सुनते ही वहां खड़े लोगों में भगदड़ मच जाती है और हर कोई उस खजाने को पाने के लिए समुद्र की ओर दौड़ पड़ता है। ये है लूफी, जो बेफिक्र और खुश मिजाज वाला लड़का है, लेकिन इसका सपना है इस बड़े और खतरनाक समुद्र में वन पीस को ढूंढकर ये बनेगा लुटेरों का बादशाह। लूफी ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी इसकी नाव डूबने लगती है और लूफी पानी में तैर भी नहीं सकता। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए लूफी खुद को एक ड्रम के अंदर बंद कर लेता है। फिर ये ड्रम तैरता हुआ पहुंच जाता है लुटेरों के जहाज के पास, जिन्होंने अभी अभी किसी जहाज पर हमला करा है। दरअसल ये जहाज समुद्र की लुटेरी अलविदा का है। लूट के माल के साथ लूफी का ड्रम भी अलविदा के जहाज में आ जाता है। इसके बाद अलविदा बंदी बनाए सभी लोगों को मार देती है। फिर ये लड़का, जिसका नाम कोबी है, ये अलविदा का नौकर है। अलविदा इसको जहाज पे फैली गंदगी को साफ करने के लिए कहती है। कोबी आधी रात को जब सफाई कर रहा होता है, तभी उसे किसी ड्रम से आवाज आने लगती है। जब कोबी उस ड्रम के पास जाता है, अचानक से लूफी ड्रम से निकलता है और कोबी डर के मारे चिल्लाने लगता है। लूफी कोबी को शांत करता है और फिर जहाज में खाना ढूंढने लगता है। तभी कोबी उससे कहता है कि ये जहाज अलविदा का है। उस लुटेरी के कहने के बाद यहाँ लोग खाना खाते हैं। तभी लूफी उससे कहता है, मैं भी तो एक लुटेरा हूँ। कोबी को इस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसकी नजर में लुटेरे खूंखार और बेरहम होते हैं। सब लुटेरा ऐसे नहीं होते। कहानी 10 साल पीछे चली जाती है, जहाँ लूफी शैंक के समुद्र में लूट करके आने के बाद उससे मिलने जाता है और शैंक से कहता है कि उसे भी उसके जैसे लुटेरा बनना है। शैंक लूफी को समझाता है कि अभी वो बच्चा है और इस काम में उसे चोट भी लग सकती है। लूफी एक चाकू उठाकर जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर चला जाता है और वहां से शैंक को पुकार लगाता है और उससे कहता है कि उसे चोट से डर नहीं लगता, और वो चाकू अपने चेहरे पे मार लेता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कोबी को अचंभा होता है कि कोई लुटेरा बनने का सपना क्यों देखेगा, इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। लेकिन लूफी के लिए लुटेरा होना एक आज़ादी है। हर सफर में नई मंजिल और साथ में मिलती है आजादी। तभी कोबी बोल पड़ता है कि अलविदा उन्हें आज़ादी कभी नहीं देगी। इस पर लूफी कहता है अलविदा की टोली छोड़कर उसे अपने तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए। तभी उन्हें अलविदा के कराटों की आवाज़ सुनाई देती है। मौका देखकर कोबी लूफी को वहां से भगाने लगता है। भागते समय लूफी आवाज कर देता है और सभी लोग जाग जाते हैं। अलविदा भी वहां आ जाती है। लूफी अलविदा को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ। ये सुनकर अलविदा बौखला जाती है और लूफी पर हमला कर देती है। लड़ाई में हमें पता चलता है कि लूफी के पास एक सुपर पावर है, जिसमें लूफी अपने शरीर को रबड़ की तरह खींच सकता है। लूफी अलविदा को ढेर कर देता है और कोबी को लेकर वहां से निकल जाता है। सक्सेस आइलैंड, यहाँ हमारी मुलाकात होती है लुटेरों के शिकारी रोरो नोवा जोरो से, जो अपने किसी करीबी के लिए इस पवित्र स्थान पर दिया जला रहा है। तभी उससे मिलने बैरोक रॉक्स का मिस्टर 7 आता है। वो जोरो को उनके गुट में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जोरो इनकार कर देता है। इनकार करने पर मिस्टर 7 जोरो पर हमला करता है, लेकिन जोरो बड़ी ही आसानी से मिस्टर 7 को मार गिराता है। अगली सुबह अलविदा से आज़ादी पाकर कोबी अब बहुत खुश है। कोबी लूफी से पूछता है कि वो इतना लचीला कैसे है। कहानी फिर 10 साल पीछे चली जाती है, जहाँ शैंक लूफी की चोट पर टाँका लगाते हुए उससे कहता है कि चोट के निशान से कोई मर्द नहीं बनता, बल्कि चोट से मिले सबक से बनता है। लूफी नाराज होकर अंदर चला जाता है। जिस कमरे में वो जाता है वहीं पर लूट का सारा माल रखा था। उस लूट के सामान में लूफी को एक डब्बा मिलता है जिसमें ड्रैगन फ्रूट था। लूफी उस ड्रैगन फ्रूट को खा लेता है। इधर शैंक की दूसरे लुटेरों से बहस हो जाती है। इन लुटेरों के बहकाने पर भी शैंक अपना आपा नहीं खोता। वो लुटेरे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लूफी ये सब देख लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया?
इस पर शैंग लूफी को समझाते हुए कहता है, लड़ाई झगड़े से कोई परेशानी हल नहीं होती, मर्द को नेक दिल भी होना चाहिए। लूफी फिर नाराज होकर वहां से जाने लगता है। शैंग इस बार लूफी को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो हाथ रबड़ की तरह लंबा हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और इस तरह लूफी रबड़ का बन गया। वो भी लूफी से पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ग्रैंड लैंड पर। तब को भी उससे कहता है कि हमारे पास नक्शा ही नहीं, हम जाएंगे कैसे। सबसे पहले जाकर हमें नक्शा लाना चाहिए। इसके बाद तो कोबी मान लेता है कि वो लूफी के साथ गलत ही भाग आया। लूफी कोबी से पूछता है कि उसका सपना क्या है। कोबी हिचकता हुआ बताता है कि उसे बचपन से ही नौसैनिक बनना है, लेकिन उसको खुद पर भरोसा नहीं। लूफी कोबी को मोटिवेट करते हुए उससे कहता है कि उसका ये सपना जरूर पूरा होगा और इसमें वो उसकी मदद करेगा। इसीलिए वो अब नजदीकी नौसेना तल पर जा रहे हैं, जहाँ लूफी को ग्रैंड लैंड का नक्शा मिलेगा और कोबी भी नौसेना में भर्ती हो पाएगा। समुद्र में कहीं इस छोटी सी कश्ती पर एक लड़की बेहोश पड़ी है। तभी ये दो नाविक उसके पास से गुजरते हैं। लड़की उनसे मदद मांगते हुए कहती है कि लुटेरों ने उन पर हमला किया था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी हूँ। इन दोनों आदमियों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। लड़की तुरंत अपनी नाव पे रखे बक्से को ढक देती है, लेकिन वो दोनों आदमी उस बक्से को पहले ही देख चुके थे और वो लूट करने के इरादे से उस नाव में कूद जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो लड़की उन दोनों का उल्लू बनाकर उन्हीं की नाव लेकर पीछे से भाग जाती है। शेल्स टाउन, नौसेना का तल। नक्शा चुराने से पहले लूफी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहीं नक्शा चुराने की भी प्लानिंग करता है। ये रेस्टोरेंट नौसेना के सिपाहियों से भरा है। जोरो एक बाउंड्री लुटेरे को पकड़कर वहां आता है। ये लड़की जिसका नाम नामी है, ये भी वहीं थी। ये छोटी बच्ची जोरो को राइस बॉल ऑफर करती है, लेकिन वो राइस बॉल इस आदमी से टकरा कर नीचे गिर जाती है। ये आदमी उस बच्ची को बदसलूकी के साथ डांट देता है। जोरो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे बच्ची से माफी मांगने के लिए कहता है। माफी मांगना तो दूर, वो आदमी उल्टा जोरो पर ही तलवार तान देता है। जोरो भी उसे अपनी कलाबाजी दिखाते हुए उसे और उसके साथी नौसैनिकों को चारों खाने चित्त कर देता है। लूफी भी ये सब देख रहा होता है और इधर नामी भी एक पुलिस वाले को टपका देती है और उसकी वर्दी भी चुरा लेती है। जोरो को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने अभी अभी मारा है वो इस नौसेना तल के अधिकारी का बेटा है और जोरो को उससे अपना इनाम लेना है। यहाँ से निकलने के बाद रात को लूफी जोरो के बारे में ही सोचता है, मानो वो जैसे उसकी लड़ाई पे फिदा ही हो गया हो। लेकिन कोबी नौसेना में भी बुरे लोगों को देखकर उदास हो जाता है। जैसे अच्छे लुटेरे और बुरे लुटेरे होते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे नौसैनिक भी तो होते होंगे। लूफी कोबी को प्लान समझाते हुए कहता है कि उसे एक नाव तैयार रखनी है ताकि जब वो नक्शा चुरा कर लौटे तो वो वहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ जोरो नौसेना तल के अध्यक्ष के पास अपना इनाम लेने पहुँच जाता है। नौसेना तल का अध्यक्ष जोरो को इनामी राशि नहीं देता, बल्कि नौसैनिकों के ऊपर हमला करने के जुर्म में वो जोरो के सामने दो विकल्प रखता है, साथ चाहिए या फिर सजा। जोरो 7 दिन के लिए बंदी बनना मंजूर करता है। अगली सुबह नौसेना अध्यक्ष का बेटा जोरो को तंग करने उसके पास आया। वो जोरो से कहता है कि वो 7 दिन के लिए नहीं बल्कि उम्र भर कैद में ही रहेगा। उसके वहां से जाने के बाद लूफी सेंध लगाकर वहां आता है और जोरो को बंदी बना देख कहता है कि तुम जैसे तलवारबाज को बंदी कैसे बना पाया। जोरो कहता है खुद को उनके हवाले किया। लूफी जोरो से कहता है कि उसे तो उसकी टोली में होना चाहिए। जोरो लूफी से कहता है कि वो कोई लुटेरा नहीं, लुटेरों का शिकारी है। लूफी जोरो से कहता है कि क्या तुम्हारा सपना सिर्फ लुटेरों को मारना है। जोरो कहता है कि उसका सपना दुनिया का बेहतरीन तलवारबाज बनना है, क्योंकि उसने किसी से वादा किया था। ये सुनकर लूफी जोरो की रस्सियां खोलकर उसे आजाद किया और खुद नक्शा चुराने निकल गया। इधर नामी नौसेना की वर्दी पहनकर नौसेना की बिल्डिंग में सेंध लगा देती है। नामी नक्शा ढूंढने कमरे में जाती है जहाँ सारे नक्शे रखे हुए थे। लूफी भी वहीं आ जाता है और उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों एक ही नक्शा चुराने आए हैं। बाद में उन्हें ये भी पता चला कि जो नक्शा उन्हें चाहिए वो यहाँ है ही नहीं। वो नक्शा कैप्टन के कमरे में कहीं गुप्त जगह छिपा है। कैप्टन के कमरे में जाते समय उन्हें रास्ते में कैप्टन मिल जाता है। नामी नौसैनिक होने का नाटक करती है और लूफी को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। कैप्टन के कमरे में पहुंचकर नामी नक्शा ढूंढने लगती है और लूफी से पूछती भी है कि उसे नक्शा क्यों चाहिए। लूफी बता देता है कि उसे वन पीस ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनना है। लूफी भी नामी से पूछ ही लेता है कि आखिर वो चोर क्यों बनी। नामी कहती है मजबूरी में, अपना पेट भरने के लिए। इधर लूफी
कैप्टन के कमरे में चीजें छेड़ता है और ऐसे ही वो एक हथियार को घुमा देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है कैप्टन की टेबल खिसक जाती है और उस टेबल के नीचे एक तिजोरी थी। इसी तिजोरी में वन पीस का नक्शा था। इधर कैप्टन को पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर चोर घुसे हैं, एक लाल बाल वाली लड़की और एक स्ट्रॉ हैट पहने लड़का। कैप्टन तुरंत अलार्म बजवाता है। इधर नामी तिजोरी का लॉक नहीं खोल पाती और कैप्टन भी वहां आ जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। लूफी को और कोई रास्ता नहीं सूझा, इसीलिए वो तिजोरी ही उखाड़ने लगा। तिजोरी खींचते समय उसके हाथ लंबे हो गए। लूफी के लंबे हाथ होते देख नामी चौंक गई, लेकिन बाद में वो भी लूफी की मदद करती है। दोनों तिजोरी उखाड़ लेते हैं और तिजोरी सहित बिल्डिंग के बाहर जाके गिरते हैं। लेकिन अब दोनों को 9 सैनिकों ने घेर लिया था। दोनों मिलकर 9 सैनिकों का सामना करते हैं और थोड़ी देर बाद जोरो भी उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। 9 सैनिकों का सफाया करते करते कैप्टन भी वहां आ गया। कैप्टन उन पर भारी पड़ा, लेकिन आखिरकार जोरो और लूफी मिलकर कैप्टन को हरा देते हैं। तीनों फिर तिजोरी लेकर नाव पर पहुंचे, जहां कोबी लूफी से कहता है कि वो उनके साथ नहीं आ रहा, वो यहीं से नौसेना में भर्ती होएगा। कोबी को अलविदा कहकर तीनों वहां से निकल गए। इधर कैप्टन गार्ग को भी सूचना मिल जाती है कि किसी ने ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लिया। यह सुनकर कैप्टन गार्ग तुरंत शेल्स टाउन की तरफ रवाना हो गया। अब आगे कहानी में क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे।